साराकाश उपन्यास के पूर्वार्ध भाग का 7वां नंबर अध्याय शुरू करूंगा। ध्यान दीजिए। इसमें अब आप लोग देखेंगे प्रभा और समर के बीच में दूरियां और बढ़ती चली जाती हैं। सुबह उठता है समर, तो एक प्रकार से उसमें यह भावना है कि रात को मैंने उससे नहीं बात किया और अच्छा हुआ, क्योंकि उसके मन की बातें सामने आ गई। ध्यान दीजिए। दूसरे दिन समर के मन में खुशी के भाव थे, क्योंकि वह प्रभा में झुकने से बाल बच गया था। खाना खाते समय उसने भाभी से पूछा कि उन लोगों ने प्रभा को मायके से क्यों बुलाया है। 3 महीने की ही तो बात थी। क्या वे नहीं जानते थे कि वह इंटर में पास हो जाए। भाभी ने बताया कि अकेली मुन्नी से घर का सारा काम नहीं होता। सब वाले हैं, सब स्कूल जाने वाले हैं। प्रभा और मुन्नी दोनों मिलकर कार्य संभाल लेंगी। अम्मा जी भी प्रभा से कोई ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उसने मायके जाकर हमारे परिवार के विरुद्ध जैसी बातें कही हैं, सब अमर ने आकर बताई। रुपए से हैं, पैसे ध्यान देने की बात है कि वह प्रभा जो है अपने मायके में सही बातें कुछ बता दी हैं, इसलिए उसकी सास को सब बातें अच्छी नहीं लगी। प्राय होता है भाई, कोई भी जो सास होगी अगर बहू उसके खिलाफ अपने मायके में कुछ बोलती है तो सास को अच्छा तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो जाकर के वहाँ बोल दी थी अपने मायके में कि रुपए के भूखे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। बोलो, अब तो वह तुम्हारा घर है, इसके बारे में सारी बातें उड़ाओगी तो बदनामी किसकी होगी। और रुपए के भूखे तो सभी हैं, कौन नहीं, तुम्हारे बाप नहीं हैं। समर ने कहा, भाभी यह सब तो ठीक है, लेकिन यह बताओ मैं क्या करूं। यानी एक प्रकार से जब से दूसरी बार समर की पत्नी प्रभा आई है, घर में एक नया वातावरण बन चुका है। पर घर में 2 कमरे ही थे। समर पढ़ना चाहता था। उसने भाभी से कहा कि प्रभा के आने से वह परेशान था। भाभी ने प्रभा से इतना अधिक नाराज होने का कारण जानना चाहा। उसका वही उत्तर था, पहली बात वह अभी शादी नहीं करना चाहता था। दूसरी, उसे प्रभा की सूरत से नफरत थी। दूसरे के कहने से वह उसे पसंद नहीं कर सकता था। भाभी ने व्यंग की भावना से कहा, पता नहीं तुम्हें क्यों पसंद नहीं है। मुन्नी बीबी और अम्मा जी यूँ भले ही नाराज, लेकिन कहती यही हैं कि घर में ऐसी सुंदर बहू ही नहीं आई है। भाभी ने यह भी बताया कि उसके पिता के अनुसार उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई, गाना तथा बाजा सिखाने, सिलाई कढ़ाई सिखाने में लगभग 20,000 रुपये खर्च किए थे। कहने का मूल मतलब यह है बच्चों, प्रभा वाकई बहुत सुंदर थी और प्रभा की सुंदरता को जो भाभी जी पचा नहीं पा रही हैं। प्राय ऐसी स्थिति होती है। नारी के बीच में लेखक राजेंद्र यादव जी ने अपने विचार को व्यक्त किया कि एक नारी अगर अधिक सुंदर होगी तो दूसरी नारी के अंतर्गत वो ईर्ष्या की भावना पैदा होना भाभी की तरह लाजमी है। इसलिए वो प्रभा को कम पसंद करती है, क्योंकि प्रभा सुंदर है, पढ़ी लिखी है। ध्यान देने की बात है बच्चों। कॉलेज जाते समय समर के मन में विचार आया कि जब सब प्रभा को इतना सुंदर बताते हैं तो उसे एक बार देख लेना चाहिए, पर उसने कमज़ोर करने वाली उस विचार को दबा दिया।
वह सोचता था कि वह साधारण छात्रों की तरह नहीं है, वह खूब पढ़कर कुछ बनना चाहता था। उस दिन वह खुश था। प्रभा भी उसके कमरे में नहीं सोई। मुन्नी उसके पक्ष में थी। शायद प्रभा उसी के साथ सोई हो। समर उसकी उपेक्षा का सबक उसे सिखाने का उपाय सोचता रहा। अपने माता पिता की अकेली संतान पढ़ी लिखी प्रभा को बर्तन मांजते देखकर उसे बड़ा संतोष हुआ। उसे लग रहा था कि उसका बदला स्वयं ही लिया जा रहा है। घर वाले उसके बने खाने में मीन मेख निकालते तो वह खुश होता। वह मुन्नी सदा उसके साथ। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों, प्रायः पति पत्नी में जहाँ प्रेम होता है तो पत्नी अगर दुखी होता है तो पति भी दुखी होता है। लेकिन जिस पति पत्नी में प्रेम नहीं हो वहाँ पर क्या होता है, अगर पत्नी दुखी होती है तो पति सुखी होता है। वही भावना यहाँ पर भी है। चूंकि वह इधर पसंद नहीं कर रहा है, भाभी के बहकावे में आ गया है समर, और समर जो है जब दुखी रहती है वह सुख का अनुभव करता है। ध्यान देने की बात है आगे। भाभी ने सबको आशा के विपरीत एक प्यारी सी पुत्री को जन्म दिया। घर में कहा गया, लो पहली डिग्री आ गई घर में। समर बड़ा खुश था क्योंकि घर में काम कर मात्र प्रभा थी। काम इस तरह उसके घमंड पर आघात होगा। अम्मा बाबूजी लड़की के हाथ का बना खाना नहीं खा सकते थे, अतः सारे काम का बोझ उस पर था। नामकरण के दिन 30-40 लोगों का खाना उसी को बनाना था। प्रभा पर्दा नहीं करती थी। माँ बाबूजी को यह अच्छा नहीं लगता था। माँ ने उसे समझाया कि हमारे घर में पर्दा प्रथा है, पर उसके एक भी बात नहीं सुनी। यानी चूंकि प्रभा पढ़ी लिखी थी इसलिए अंधविश्वास और पर्दा प्रथा में वो अधिक विश्वास नहीं करती थी। भाई साहब ने भी एकाध बार समर से कहा था कि वह बहू को पर्दा करने के लिए समझाए। अम्मा बाबूजी की मान मर्यादा तो रखनी ही चाहिए। समर सैद्धांतिक रूप से पर्दे के खिलाफ था, लेकिन अम्मा था बाबूजी के मामले सामने प्रभा का पर्दा न करना उसे अच्छा नहीं लगा। एक दो बार उसने जोर से कहा था, मुन्नी तेरी यह भाभी बड़ी बदतमीज है। किसी ने आदर शिष्टाचार नहीं सिखाया। प्रभा ने उस बात पर गौर नहीं किया और धीरे धीरे घर वालों को भी समझौता करना पड़ा। यानी प्रभा घर में किसी प्रकार की पर्दा प्रथा नहीं करती थी। इससे पूरे घर वालों में नाराजगी थी। केवल थोड़ा बहुत मुन्नी उसका पक्ष लेती थी, बाकी परिवार में कोई भी उसका पक्ष लेने वाला नहीं था। क्योंकि प्रायः कोई भी स्त्री का पति अगर नालायक निकल जाए, पति अगर उस स्त्री का साथ न दे, भाई ससुराल में होता कौन है, उसके बाद तो सबके स्थान होता है। यहाँ पर भी समर चूँकि प्रभा का ख्याल नहीं रखता, वह ध्यान नहीं रखता, इसलिए ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार में सब होना लाजमी और स्वाभाविक है। आगे ध्यान दो। प्रभा घी अधिक खर्च करती थी। घर वाले इसमें मीन मेख निकालते थे। बाबूजी अपने बड़े बेटे धीरज के प्रति प्रेम दया का भाव, घर में एक वही कमाने वाले थे। वे चाहते थे कि समर इंटर की परीक्षा देकर कुछ काम करे जिससे घर की थोड़ी आमदनी बढ़े और बड़े बेटे पर बोझ कुछ कम हो। वे प्रभा को देखकर दूसरी ओर मुंह फेर कर उससे हाथ रोककर भी खर्च करने के लिए कहते। प्रभा समर का हर काम बड़े सलीके से करती, पूरा ध्यान को दिखाने में लगा रहता। सोचता उसके बारे में नहीं सोचेगा
पर किसी फिर उसी ओर ध्यान चला जाता। पहले यदि कोई कठिन काम प्रभा पर आ पड़ता तो समर बड़ा प्रसन्न होता। वह उसे रोते देखना चाहता था, पर वह घर से नहीं घबराती थी और सर से ए आर्यन, आर्यन, ए आर्य, हाँ, काम से नहीं घबराती थी और शराब तक पूरी स्वाभाविक रूप से करती। सारा आकाश उपन्यास है भाभी, सारा आकाश। यह सब देखकर समर के मन में एक विचित्र सी बेचैनी रहने लगी कि वह उसको कैसे नीचा दिखाए। भले ही प्रभा पर्दा नहीं करती थी, लेकिन वह बाबूजी या भाई साहब के सामने कभी बोलती नहीं थी। इस तरीके से पूरे परिवार में प्रभा के खिलाफ एकजुट हैं। समर भी मानो अग्नि में घी का काम करता है। समर पूर्ण रूप से प्रभा के विरोध में। प्रभा जब कष्ट पाती है, दुख पाती, मानो उसको सुख का अनुभव मिलता है। एक दिन पूजा पाठ होता है, बच्ची के नामकरण पर विचार होता है। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, नामकरण के दिन पर घर वापस आने पर समर ने देखा कि घर में हल्ला गुल्ला मचा है। अम्मा प्रभा की पढ़ाई लिखाई को कोस रही थी। हुआ यह था कि सुबह जिस मिट्टी के ढेले को गणेश जी बनाया गया था, उससे प्रभा ने जूठे बर्तन साफ कर दिए थे। अब शकुन का डर था, इसलिए अम्मा बहुत चिल्ला रही थी। प्रभा को अंधी कहा, जिसे मिट्टी के ढेले पर कलावा प्रधान नहीं दिखाई दिया। उसके जवाब में त्रस्त होकर माँ ने उसके माता पिता की दी शिक्षा पर व्यंग किया। ध्यान दो, नामकरण के दिन जो गणेश जी की जो मूर्ति बनी थी, उसको मिट्टी की, वह उस मिट्टी से वह घर के बर्तन को साफ कर देती है। मचता है। प्रभा में सभी कुछ बोलते हैं, यहाँ तक कि जेठानी और सास जी तो एकदम पीछे पड़ गई थी। इसके बाद क्या होता है ध्यान दें। अम्मा रो रही थी, भाभी भी प्रभा को उल्टा सीधा बोल रही। समर सह नहीं सका, अंदर गया और प्रभा के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि 5 उंगलियां उसके गाल पर छप गईं। वह गिरते गिरते संभली, दम से बैठ गई। समर ने उसे गाली दे करके नास्तिक भी कर डाला। यानी इस तरह से जिस परिवार में एक स्त्री के प्रति इज्जत नहीं होती, उसका सम्मान नहीं होता, समझ लो वहाँ सुख नहीं हो सकता। कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस परिवार में नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। वही बात यहाँ पर भी होती है बच्चों। और ऐसी स्थिति में समर का थप्पड़ मारना यह ठीक नहीं था, यह संस्कृत के खिलाफ था। तो ध्यान दें, चाटा मारने से समर की आत्मघाती ग्लानि को झटका लगा। वह कोठरी से बाहर आ गया। वह पश्चाताप करने लगा। जिंदगी में पहली बार उसने किसी स्त्री पर हाथ उठाया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ निस्पंद होकर गला जा रहा हो। उसने सोचा कि पहली बार वह प्रभा से बोला, और वह भी गाली देकर, और बात की तमाचे से उसे अपने अंदर से आवाज आई जो जहर बूझी घृणा से युक्त थी। यानी वो अपने आप में आत्ममंथन कर रहा है। समर सोच रहा है अपने आप में, कितने महीने वह तेरा वही तेरा आदर्शवाद है। वो फपक फपक कर रोने लगा। उसे अपने अंदर ऐसी ग्लानि महसूस हो रही थी कि वह अपने दोनों गालों पर जोर से अंधाधुंध तमाचे मारे कि उंगलियों की निशान छप जाए उस पर। इस तरीके से आत्मग्लानि की भावनाओं में डूब जाता है।
और उसे महसूस होता है कि नहीं जो किया है गलत है, किसी स्त्री पर उसे हाथ नहीं उठाना चाहिए। जबकि इसके पहले आज तक बड़ा आदर्शवादी बनता था, किसी स्त्री को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गाली गलौज नहीं देना चाहिए, लेकिन आज वही समर ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि जो कि उसको आत्मग्लानि के लिए मजबूर कर देता है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आज मैं अध्याय नंबर 7 पूर्वार्ध का 7 नंबर अध्याय समाप्त किया। धन्यवाद प्यारे बच्चों।